वतन की रेह मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत शुक्ला और आप देख रहे हैं नवनीत जीएस सेंटर। एक लंबे समय अंतराल के बाद फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। आपने देख लिया होगा कि अब 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो चुका है। उसका यदि पेपर का स्तर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अब चीज़ें बदल चुकी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू से कुछ नहीं आया है। काफ़ी सारी चीज़ें यदि आप देखेंगे गंभीरता पूर्वक तो पेपर में आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो पीवाईक्यू से आए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग डिनाई कर रहे हैं कि पीवाईक्यू से कुछ आया ही नहीं है, ऐसा नहीं है, परंतु स्तर थोड़ा सा डीप चला गया है। इस वजह से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीवाईक्यू से कुछ नहीं आया है, लेकिन ठीक ठाक स्तर है पेपर का यदि आप गंभीरता पूर्वक देखेंगे। अब हम बात करेंगे कि हमारे आगे की क्या रणनीति है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का यदि पेपर देखा जाए और पेपर के आधार पर यदि अनुमान लगाया जाए, क्योंकि सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, वास्तविकता कोई नहीं जानता, वास्तविकता केवल जानता है आयोग। तो यदि वास्तविकता पर न जाकर केवल अनुमान के आधार पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जर्नल 75 से 80 रहने वाला है। 75 से 80 क्वेश्चंस में जर्नल का प्री क्वालिफाई हो जाएगा। परंतु अब हम भूतकाल की बात न कर कर बात करते हैं कि आगामी परीक्षाएं जो होंगी उन परीक्षाओं में क्या स्तर रखा जाए चीज़ों का स्तर जो है अब कॉन्सेप्ट से फैक्ट, वो भी डीप फैक्ट पे जाया जाए। यदि ऐसा किया जाए तो हो सकता है, संभव है कि पेपर के पैटर्न को निकाला जा सकता है और निश्चित ही निकाला जा सकता है यदि कॉन्सेप्ट टू फैक्ट देन डीप फैक्ट जाया जाए तब। अब हम बात करते हैं कि आज मैं आपके सामने जो है लेकर आया हूँ भूगोल का पहला चैप्टर, भारत का भूगोल, एक सामान्य परिचय। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो इस बार भी भूगोल का वेटेज जो है 30-32 क्वेश्चन रहा इन्वायरमेंट को लेकर यदि बात की जाए, क्योंकि भूगोल जब पढ़ते हैं तो उस पर इन्वायरमेंट को कवर करते चलते हैं, ये तो साधारण सी बात है। और 30-32 क्वेश्चन अगर आप 80 में केवल भूगोल से कर पा रहे हैं तो ये एक आपके लिए उपलब्धि होगी, हमारे लिए उपलब्धि होगी, क्योंकि आप 50% लगभग एक सब्जेक्ट से कवर कर लेते। इसी क्रम में हम लोग आज पहला चैप्टर लेंगे और उस पर बात करेंगे। इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत के विभिन्न प्रकार से नाम हैं। जैसे आप जानते होंगे भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप। तो इसके क्या कारण हैं? यदि हम बात करें तो भारत शब्द को यदि लेते हैं तो भारत का नाम हमें पता चलता है कि दो जगहों से। पहला, ऋग्वैदिक काल में एक कबीला था। ऋग्वैदिक काल में कबीलों को जो है जन कहा जाता था। तो भरत नाम का एक जन था, जैसे कबीला कहते हैं, भरत नाम का एक कबीला था जो कि समृद्ध कबीला था। तो कुछ लोगों का मानना है कि वहीं से भारत का नाम लिया गया है, भरत कबीले से। उसके बाद जो है यदि हम बात करें, दूसरा हमें प्राचीन भारत में एक स्रोत मिलता है वायु पुराण से। वायु पुराण, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इन्हीं से प्रश्न कल को पीसीएस में बनकर आ सकता है कि भारत के नाम, भारत के संदर्भ में कथन एक दे दे कि ऋग्वैदिक काल में जन कबीले से लिया गया है, भारत नामक जन कबीले से लिया गया है। दूसरा आ जाए कि वायु पुराण से लिया गया है, तो उसमें कंफ्यूजन बन सकती है। आप यदि शब्दों को ठीक से ध्यान देंगे तो आप पकड़ पाएंगे क्वेश्चंस को। तो एक तो मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल में जन कबीलों को कहा जाता था, उसी में एक समृद्धशाली कबीला था भरत, उसके नाम पे भारत पड़ा। दूसरा यदि मैं बात करूं तो प्राचीन भारत में ही वायु पुराण में दुष्यंत और शकुंतला से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम भरत था, जो कि एक वीर पुरुष था, उसके नाम पर भारत का नाम पड़ा। ये दो नाम भारत को लेकर है। ये दो जो आपको फैक्ट बताए गए, भारत
को लेकर है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान। जब आगे समय बढ़ा तब मध्यकाल की स्थिति आप जानते हैं कि धर्म पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, हिंदू मुसलमान इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया और भारत में हिंदू बहुसंख्या थी। इस कारण से हिंदू बहुसंख्या होने के कारण इसका नाम मध्यकाल में हिंदुस्तान पड़ा। इंडिया की बात करें तो यूनानी लेखकों ने सिंधु सा बोलने में यूनानियों को समस्या होती थी, सा की जगह वो इंदु शब्द बोलते थे और इंदु से बना इंडिया। तो यूनानियों ने इंडिया नाम दिया भारत को। सिंधु के जो है पूरब में उपस्थित स्थान को इंडिया कहा। उसके बाद यदि आर्यावर्त कहेंगे तो पश्चिम से आए जो आर्य जाति के लोग थे उनका निवास स्थल भारत था, इस कारण से आर्यावर्त कहा जाने लगा। जम्बू द्वीप पश्चिमी एशिया जो है और दक्षिण एशिया के एक विस्तृत भाग को जम्बू द्वीप कहा जाने लगा। तो इस कारण से हमने जान लिए कि जो इंडिया के ढेर सारे नाम हैं वो किसने और कब प्रयोग में लाए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत, हमारा प्यारा जो भारत है उसकी हम लोग एक बार लोकेशन जान लेते हैं। हालांकि यदि आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि ये चैप्टर कोई खास नहीं है, ये नॉर्मल सा चैप्टर है, परंतु कभी कभी क्वेश्चन कथन कारण में 1 या 2 पॉइंट यहाँ से मिल जाते हैं, तो हमें पढ़ लेना आवश्यक है रिवीजन के रूप में या जानकारी के रूप में, किसी भी रूप में, लेकिन पढ़ लेना आवश्यक है क्योंकि जिन चीज़ों को हम आसान समझते हैं आखिरकार वही कठिन होती हैं। तो इसीलिए आसान समझकर छोड़ना ये तो बेवकूफ़ी होगी। इसीलिए हम लोग जान लेते हैं, रिवीजन के फॉर्मेट पे ही समझ लेते हैं, लेकिन समझ लेते हैं चीज़ों को। जैसे यदि आप देखेंगे तो भारत का यदि हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल देखें, यदि हम भारत का क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल आपको मिलेगा भारत का। यहाँ पर मैंने देखा है, यदि आपको पता है तो आप अपने मन में ही रिवीजन करेंगे कि भारत का क्षेत्रफल ये है। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ कि भारत का क्षेत्रफल यदि आप देखेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि भारत का क्षेत्रफल यदि आप देखेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपको भारत का क्षेत्रफल मिलेगा। अब जब क्षेत्रफल बता दिया गया है तो हमें ये जानना जरूरी है कि कितना प्रतिशत विश्व में ये अपने पास भूमि धारण करता है। यदि विश्व को 100% लिया जाए तो भारत का उसमें कितना प्रतिशत है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कितना प्रतिशत है यदि विश्व को 100% माना जाए? तो हम बात करेंगे कि विश्व में भारत का जो प्रतिशत के आधार पर क्षेत्रफल देखेंगे तो 2.4% भारत का क्षेत्रफल आपको मिलेगा। कितना? 2.4%। ब्लैक बोर्ड में न जाकर आप रिवीजन के फॉर्मेट में अपने मुंह से ही बोलिए। इसके नोट्स बनाने की क्या ही जरूरत है यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी आप रिवीजन के फॉर्मेट में बोलिए अपने अनुसार कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यदि भारत को प्रतिशत में बात करें भारत के क्षेत्रफल की तो विश्व को यदि 100% माने तो भारत का क्षेत्रफल जो प्रतिशत में मापा जाए तो 2.4% होगा। ठीक है, 2.4% धारण करता है। यदि हम क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के देशों में स्थान देखें तो भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से तो लगभग अब पहले स्थान पे भारत आ चुका है। ये हमारा दुर्भाग्य कह सकते हैं, दुर्भाग्य है, परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत 7वें स्थान पर है। तो ऊपर के 6 देश आपको पता होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये 6 देश कौन कौन से हैं। भारत से पहले आपको रूस मिल जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देश
दूसरा आपको कनाडा मिल जाएगा, तीसरा आपको यूएसए मिल जाएगा, चौथा आपको चाइना मिल जाएगा, पांचवा आपको ब्राजील मिल जाएगा, छठवां आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, सातवां आपको इंडिया मिल जाएगा। उसके बाद यदि आगे भी आपको जानना है, वैसे तो आपका काम यहाँ तक हो सकता है, परंतु अब जैसे मैंने कहा कि डीप फैक्ट में जाना है, अभी तक तो लोग 7 देश तक ही याद करते थे, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप 10 देशों तक याद कर लीजिए, क्योंकि अब डीप जा रहा है ना। तो 8वां देश जान लेते हैं, अर्जेंटीना है। 9वां देश कजाकिस्तान है और 10वां अल्जीरिया है। अब आपका डीप फैक्ट कंप्लीट हुआ। ये 10 देश आपको लगातार क्रम से याद कर लेने चाहिए। पता नहीं कौन सा देश पूछ ले कि भारत के बाद जो अगले 3 देश हैं क्षेत्रफल के आधार पे, वो ये इनका क्रम ये है या ये है, तो उससे आप पकड़ सकते हैं यदि आपको 10 देश लगातार याद हैं। कौन कौन से मैंने बताए? यदि क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए तो विश्व में देश जो हैं, सबसे पहले है रूस, फिर है कनाडा, फिर है यूएसए, फिर है चाइना, फिर है आपका ऑस्ट्रेलिया, नहीं सॉरी ब्राज़ील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है इंडिया, फिर है अर्जेंटीना, फिर है कजाकिस्तान, फिर है अल्जीरिया। ये आपके 10 देश हैं। ये क्षेत्रफल तो मैंने क्या क्या बताया, फिर से रिवीजन कीजिए कि यदि भारत का नाम पूछा जाए कि भारत कहाँ से लिया गया है, तो 2 फैक्ट आप बताएंगे। ऋग्वैदिक काल में आप जो है एक जन था, जन को जो कि कबीले को कहते हैं, उस कबीले का नाम था भरत कबीला, जो कि एक समृद्धशाली कबीला था, उसके नाम पे भारत पड़ा। दूसरा, वायु पुराण में यदि जाएंगे तो दुष्यंत और शकुंतला की कहानी मिलेगी। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम भरत पड़ा, ठीक है, उसके नाम पर भारत पड़ा। दूसरा, अगला जब बात करेंगे तो हिंदुस्तान, मुस्लिम लेखकों ने इस स्थान को हिंदुस्तान कहा, यूनानी लेखकों ने इंडिया कहा, ठीक है। आर्यावर्त, आर्यों के यहाँ रहने के कारण आर्यावर्त कहा गया। पश्चिमी एशिया के विस्तृत क्षेत्र को जम्बूद्वीप कहा गया। यदि आगे पढ़ेंगे क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व में 2.4% के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। यदि क्षेत्रफल के आधार पर इसका रैंकिंग देखी जाए तो 7वें रैंक पे आता है। ऊपर के 6 देश हैं रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। ये आपके 10 देश हो गए क्षेत्रफल के आधार पर। यदि हम देखें कि भारत का नीचे से ऊपर या उत्तर से पश्चिम विस्तार यदि हम देखें तो कितने किलोमीटर का है, तो ये उत्तर से दक्षिण जो है वो 3214 किलोमीटर का है। यदि यहाँ से कन्याकुमारी से रोड बनाना शुरू किया जाए और इंदिरा कॉल तक, जो कि लद्दाख में है इंदिरा कॉल, वहां तक रोड बनाई जाए तो 3214 किलोमीटर लंबी रोड बनेगी। यदि पश्चिम से पूरब चला जाए, यहां से लेकर यहां तक रोड बनाई जाए सीधी सीधी पश्चिम से पूरब तक, तो आपको 2933 किलोमीटर की, ठीक है, रोड प्राप्त होगी। और पूरा क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर से पश्चिम हो गया, सॉरी उत्तर से दक्षिण हो गया, पूरब से पश्चिम हो गया, 2933 3214 वर्ग किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर, ठीक है। यदि बात की जाए तट रेखा की, तट रेखा आप सब जानते होंगे कि जो समुद्र से लगा हुआ स्थलीय भाग है, उस भाग को तट रेखा कहते हैं। जैसे ये समुद्र से लगा हुआ, ये आपका अरब सागर है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, तो इस अरब सागर से जो लगा हुआ
स्थलीय भाग है, ये भाग आपका कहलाता है तटरेखा। तो यदि तटरेखा की लंबाई देखी जाए तो कितनी है? तटरेखा की लंबाई 7,501 किलोमीटर है। परंतु इसमें जो है आपका मेनलैंड प्लस अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप भी समाहित है। 7,501 मेनलैंड भी है, इसमें मेनलैंड भी है, यहाँ पर जो द्वीप है उनकी तटरेखा भी है, लक्षद्वीप है, और यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है इसकी तटरेखा को भी यदि जोड़ लिया जाए तो 7,501 किलोमीटर की तटरेखा है। यदि हमें स्थल रेखा की बात की जाए, स्थल सीमा की बात की जाए, तो स्थल सीमा यहाँ से हमारी गुजरात से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है आपकी मिजोरम तक। तो इसकी यदि बात की जाए तो ये है 15,106 किलोमीटर की है। कहीं कहीं किन्हीं स्रोतों में 15,200 किलोमीटर भी मिलता है, वो भी सच मान लिया जाएगा, परंतु परिस्थितिवश हमें अभी 15,106 ही गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मानना पड़ेगा। 15,106 किलोमीटर, ठीक है। ये स्थल सीमा की लंबाई। कितने देशों से यदि हम बात करें कि हमारी जो भारत है हमारा, वो कितने देशों से सीमा साझा करता है, तो 7 देशों से सीमा साझा करता है। कितनी? 15,106 किलोमीटर की। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलता है? पाकिस्तान, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या मिलता है? अफगानिस्तान। फिर यहाँ पे क्या मिलता है? चाइना। फिर यहाँ पे क्या मिलता है? नेपाल। कितने हो गए? 1 2 3, 1 2 3 4। फिर भूटान, ठीक है। फिर यहाँ पे म्यांमार, फिर यहाँ पे बांग्लादेश, फिर यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो स्थलीय सीमा 7 देशों से कितनी? वो भी 15,106 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करता है 7 देशों से। इसमें से यदि क्वेश्चन बन जाए कि सबसे लंबी सीमा किससे साझा करता है, तो सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश से साझा करता है। लगभग कितनी? बांग्लादेश से 4,098 किलोमीटर की सीमा। ये डाटा याद रखिएगा, क्योंकि इस बार यदि आप प्रीलिम्स देखेंगे तो डाटा भी पूछा गया है, पूरा डाटा पूछा गया है। यदि कल को आ जाए तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि 4,098 किलोमीटर की स्थल सीमा के साथ बांग्लादेश की सीमा साझा करता है भारत के साथ, ठीक है। तो सबसे लंबी 7 देशों में, सब 15,601 में समझ लीजिए कि 4,098 किलोमीटर तो बांग्लादेश के पास सीमा है। उसके बाद यदि हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के पास है 1643 किलोमीटर की सीमा, 1643 किलोमीटर की सीमा है। यदि भूटान की बात करें तो भूटान के पास हमारे पास है करीब 600 के लगभग 600 किलोमीटर के पास सीमा। नेपाल के पास है हमारे पास 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चाइना है 3488 किलोमीटर के साथ। अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर के साथ, और पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर के साथ। यदि आप इन सब को ऐड करेंगे तो 15,106 किलोमीटर के आसपास आएगी। सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए तो बांग्लादेश की सीमा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में यदि पूछा जाए कि कितने राज्य हैं, तो आप सबको पता होगा कि 28 राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित हैं? 8 केंद्र शासित। यहाँ पर एक डेट याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर 2019 को जो है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया, ठीक है।
31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया। टोटल यूटीएस कितनी है? 8। और एक ये भी याद रखना है कि 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को एक यूटी बना दिया गया जोड़कर। पहले दादरा नगर हवेली अलग थी, दमन द्वीप अलग थी, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, जो कि दो अलग अलग यूटीएस थी, उनको एक साथ मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया। ठीक है। और यहाँ पर दो अलग 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग यूटीज बनाया गया। यदि हम आगे बढ़े तो हमें और क्या जानना है? विदेशी शासन के अधीन क्षेत्र। विदेशी शासन के अधीन, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो है काफी समय पहले से ही विभिन्न प्रकार के विदेशी आक्रमण होते रहे और उसी क्रम में कई सारे विदेशियों के पास हमारी कुछ भूमि भी रही। उसी क्रम में हमें जानना है कि पुर्तगालियों के पास 1954 में जो है दादरा नगर हवेली 1954 में पुर्तगालियों से हमने आजाद कराई। यहाँ पर दमन द्वीप डीडी को 1961 से किससे? पुर्तगालियों से आजाद कराया। और गोवा, ठीक है, 1961 में यदि आ जाए कि 1961 में किनसे दादरा नगर हवेली, ठीक है, नहीं सॉरी, दमन द्वीप किससे आजाद कराया गया? तो पुर्तगालियों से। कब? 1961 में। गोवा कब? 1961 में। किससे? पुर्तगालियों से। अगर दादरा नगर हवेली की बात की जाए, दमन द्वीप की बात थी, ये दादरा नगर हवेली की बात, तो 1954 में। यहाँ फ्रांस की जो बस्तियां थी वो कहाँ पे थी? पांडिचेरी में। तो पांडिचेरी आजाद कराया गया फ्रांसीसियों से 1954 में। आपको पता होना चाहिए कि पांडिचेरी की 4 शाखाएं हैं। 4 जगह पांडिचेरी मिलता है। एक यनम के रूप में, एक माहे के रूप में, एक कराईकल के रूप में और एक आपको मिलता है पांडिचेरी के रूप में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत आसान लगता है कि यनम, पांडिचेरी का जो यनम हिस्सा है वो कहाँ पर पड़ता है? माहे कहाँ पे पड़ता है? कराईकल कहाँ पे पड़ता है? ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो यनम आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, एपी। माहे आपका पड़ता है केरला में और कराईकल आपका पड़ता है तमिलनाडु में और पांडिचेरी आपका पड़ता है तमिलनाडु में। ये आपका जो कि फ्रांसीसियों का हिस्सा था और 1954 में भारत सरकार ने इनसे छीन लिया या इनसे आजाद करा दिया। ये आपका हो गया पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के बीच जो हमारे क्षेत्र थे उनको कब आजाद कराया गया। दादरा नगर हवेली को 1954 में, दमन द्वीप को 1961 में, गोवा को 1961 में और 1954 में पांडिचेरी को। ठीक है। अब बात आती है 8 डिग्री चैनल। अब ये चैनल क्या है? चैनल का मतलब है कि एक क्षेत्र, और यहाँ पर चैनल जो है समुद्री क्षेत्र के रूप में बात की जाती है कि 2 बिंदुओं के बीच का क्षेत्र, वो भी कौन सा? समुद्र का, उसे कहेंगे चैनल। एक बड़ा क्षेत्र होता है, 2 बिंदु होते हैं, उसके बीच में जो है समुद्र निकला हुआ होता है, उसे कहते हैं चैनल। तो आज उसको जो है अक्षांश के आधार पर बांट दिया गया है। ये 8 डिग्री 9 डिग्री ये क्या है? अक्षांश है। तो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री ग्रेट चैनल ये क्या है? चैनल तो आपको बता दिया कि 2 स्थलखंड हो गए, उनके बीच समुद्री क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र को कहेंगे क्या? चैनल, जहां से समुद्र निकला होगा। और उसका नाम कैसे रखेंगे? अक्षांश के आधार पे। तो 8 डिग्री चैनल यदि आप देखेंगे तो 8 डिग्री चैनल जो है यहाँ पे कहीं पड़ता है। जैसे ये 8 डिग्री 4 मिनट है, 4 मिनट तो ऊपर हो गया, तो इसके मतलब इसके नीचे ही होगा, यहाँ पे कहीं होगा 8 डिग्री। और 8 डिग्री पे क्या है? एक बिंदु तो ये हो गया, मैंने कहा ना 2 बिंदुओं के बीच समुद्र, तो एक बिंदु क्या होगा?
मालदीव यहीं पे लिख देते हैं, मालदीव्स। और दूसरा मिनिकॉय, मिनिकॉय किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप का। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, और 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और कावरत्ती, कावरत्ती भी लक्षद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि लक्षद्वीप में करीब 36 द्वीप हैं, जिनमें केवल 10 ही आबादी वाले हैं। ठीक है, और अंडमान निकोबार में यदि देखें तो द्वीपों की संख्या 543 के आसपास है। तो आप यहाँ पे जानकारी लीजिए कि 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और कावरत्ती जो कि दोनों लक्षद्वीप का हिस्सा है उसके बीच में है, और 10 डिग्री चैनल आपका ग्रेट अंडमान और कार निकोबार के बीच में। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से 10 डिग्री चैनल गया है, यहाँ से जो समुद्र गया है उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। देखिए लिटिल अंडमान, ये अंडमान का हिस्सा है और ये निकोबार का हिस्सा है, इसके बीच से गया है 10 डिग्री चैनल। तो क्या कहेंगे इसे? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल इसे कहेंगे। तो एक क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पे लिख देता हूं, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ग्रेट चैनल जो है आपका ग्रेट निकोबार, यहाँ पर समझिएगा ये ग्रेट निकोबार है, यहाँ लिटिल अंडमान था। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में गया है। ठीक है, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अंडमान और निकोबार की स्थिति क्या है। यदि हम क्रम से देखें तो अंडमान निकोबार दोनों को मिलाकर करीब 543 द्वीप हैं यहाँ पर छोटे मोटे, और इन सब छोटे मोटे द्वीपों को मिलाकर अंडमान निकोबार नाम दिया गया है। यदि हम अंडमान को अलग करते हैं तो अंडमान हमें 4 पार्ट में मिलता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, और सबसे निचला पार्ट दिखाता है लिटिल अंडमान का। उसके बाद जो है जो धारा गई है उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। उसके बाद ये जो धारा किसकी है? हिंद महासागर की है, तो 10 डिग्री चैनल कहते हैं। उसके बाद निकोबार को 3 भागों में बांटते हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार, और यहाँ पे जो गया है, यहाँ पे इंडोनेशिया आपको है, इसे कहते हैं ग्रेट चैनल। इस धारा को क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल। ये आपका सामान्य परिचय हो गया। और देख लेते हैं कि यदि पूछा जाए कि सबसे दक्षिणतम बिंदु या सबसे उत्तरतम बिंदु, सबसे पश्चिम का बिंदु, सबसे पूरब का बिंदु, तो हम जान लेते हैं कि सबसे उत्तर में हमें इंदिरा कॉल, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंदिरा पॉइंट है या इंदिरा कॉल, तो याद रखिए कि कॉल हमेशा ऊपर से आती है। जब कोई काम कराना होता है किसी को तो कॉल कहाँ से आती है? ऊपर से। तो ऊपरी पॉइंट क्या होगा? भारत के सबसे ऊपर उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, आई कॉल लिख दिया मैंने, इंदिरा कॉल है। यदि हम मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि का मतलब है ये वाला क्षेत्र। यदि पूरा भारत लेंगे तो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र भी आएगा। यदि मुख्य भूमि दी जाए तो यहीं तक आपको मानना है। यहाँ पर आपको मिलेगा कन्याकुमारी। तो यदि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। यदि सबसे पश्चिम का बिंदु माना जाए तो ये है गौर माता कहाँ पे है? गुजरात में। यदि सबसे पूरब का बिंदु माना जाए तो किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो सबसे उत्तर इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, सबसे पूरब में जो है आपका किबिथु, सबसे पश्चिम में गौर माता। और यदि मुख्य भूमि न मान के मेन लैंड न मान के पूरा भारत लिया जाए तो आपको यहाँ पर ग्रेट निकोबार में मिलेगा इंदिरा पॉइंट।
इसकी क्या लोकेशन है, इसकी है 6 डिग्री 4 मिनट। यदि मुख्य भूमि को छोड़ दिया जाए तब अगर पूछा जाए कि अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो 6 डिग्री 4 मिनट से आप कहेंगे कि 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांश आप समझते हैं ना, जब ग्लोब पर जो है ये पड़ी रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं, और जब खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें देशांतर कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्षांश क्यों बनाई गई, आखिर रीजन क्या था, ये काल्पनिक रेखाएं हैं ग्लोब पर खींची हुई, तो क्यों, तो आप देखोगे कि जो आज आप मैपिंग यूज कर पा रहे हो, किसी की भी लोकेशन पता कर पा रहे हो, तो लोकेशन जो है पता करने के लिए हमें अक्षांश का ही प्रयोग करना पड़ता है। अक्षांश के कारण ही हमें किसी भी व्यक्ति की रियल लोकेशन पता चलती है। तो अक्षांश का प्रयोग दूरी नापने के लिए किया जाता है या लोकेशन नापने के लिए किया जाता है, और देशांतर का प्रयोग टाइम नापने के लिए किया जाता है। यदि आप देखते हो कि हमारे यहाँ दिन है, कहीं और रात है, जैसे आप पढ़ते होंगे कि जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है भारत का टाइम, तो ये टाइम कैसे नापा गया, ये देशांतर की वजह से नापा गया। तो मैं वही विस्तार दिखा रहा हूं कि अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार यदि मेनलैंड से लिया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। और यदि देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो इस बिंदु से जो कि गौर माता से होकर ये लाइन जाती है, ये कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और यहाँ तक किबितु से जो लाइन जाती है, ये पूरा विस्तार है जो 97 डिग्री 25 मिनट तक का है। ये हो गई अक्षांशीय विस्तार। यदि देखा जाए कि टोटल कितना डिग्री का विस्तार है, तो आपको मिलेगा कितना, लगभग 30 डिग्री का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार टोटल दिखाई पड़ेगा आपको 30 डिग्री का। ब्लैक बोर्ड काफी गंदा हो गया है, परंतु आप समझते जाइए, ये बहुत आसान चैप्टर है, पहला चैप्टर है, आप सबने लगभग पढ़ा होगा, 95% तक बच्चों ने पढ़ा होगा। ठीक है, यदि केवल मेरे समझाने पर फोकस कीजिए और किसी भी किताब से आप एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने बताया कि देशांतर से हम समय मापते हैं, तो कोई एक हमें देशांतर डिसाइड करना पड़ता है जिसके आधार पर, उसी आधार पे हम पूरे देश का टाइम नाप सकते हैं। ठीक है, तो भारत में भी एक लाइन ली गई, हालांकि लाइन तो बहुत ढेर सारी है, 180 तक है पूरे ग्लोब में, लेकिन हमें कोई यहां से हमारे पास जो है करीब 30 लाइनें गुजरी। देशांतर यदि खड़ी बात की जाए तो करीब 30 लाइनें गुजारी गई हैं भारत से। ठीक है, उसमें कोई एक लाइन को मेन लाइन मानकर हमने टाइम डिसाइड किया। वैसे टाइम कहाँ से डिसाइड होता है, 0 डिग्री। ग्लोब पर यदि देखेंगे तो इंग्लैंड से जो है 0 डिग्री की रेखा निकाली गई है, जिसे जीएमटी कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं। उससे यदि हम उस 0 डिग्री से यदि हम पूरब की ओर चलें तो टाइम प्लस होता है, और यदि इस 0 डिग्री से हम यदि पश्चिम की ओर जाएं तो टाइम माइनस होता है। कैसे प्लस माइनस होता है, यदि यहाँ पर 12 बजा है 0 डिग्री पर, तो यदि हम पूरब की ओर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि टाइम 1 बज गया, 2 बज गया। जैसे दोपहर का 12 बजे 0 डिग्री पे बजा है, तो यदि अब पूरब की साइड जाएंगे तो दोपहर का 1 बजेगा, 2 बजेगा, टाइम बढ़ेगा। यदि हम 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाएंगे तो टाइम क्या होगा, माइनस होगा। कैसे, यदि यहाँ 12 बजा है तो यहाँ 11 बजेगा, सुबह का 10 बजा होगा। तो हमेशा याद रखिए कि यदि 0 डिग्री से पूरब में कोई देश बढ़ेगा, तो 0 डिग्री से पूरब में यदि कोई देश बढ़ेगा तो उसका टाइम 0 डिग्री के टाइम से ज्यादा होगा। ठीक है, इसी कारण से यदि हम इंग्लैंड की लोकेशन यहाँ पर देखें 0 डिग्री पर जो है देशांतर पर, और हम भारत की सिचुएशन देखें तो भारत आपका पूरब साइड पड़ेगा। तो पूरब साइड भारत की लोकेशन आप देखेंगे देशांतर में कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो जाता है भारत, और यहाँ पे 0 डिग्री है, मतलब
68 डिग्री 7 मिनट पूरब है, ये ईस्ट है। तो ईस्ट होने के लिए मैंने क्या बताया कि टाइम क्या होगा, प्लस होगा। अब कितना प्लस होगा ये जानना बहुत जरूरी है। यदि 4 मिनट 4 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो आपका 1 मिनट टाइम बढ़ता है। ठीक, सॉरी, यदि आप 1 डिग्री बढ़ते हैं 1 डिग्री आगे तो हमारा 4 मिनट कम या प्लस या माइनस, प्लस या माइनस समझ गए ना, दिशा के आधार पे होगा। या अगर इधर 1 डिग्री बढ़े हैं तो 4 मिनट प्लस हो जाएगा, इधर 1 डिग्री बढ़े हैं तो 4 मिनट माइनस हो जाएगा। तो टोटल जो है 15 डिग्री बढ़ने में हमें 1 घंटा प्लस माइनस होगा। यदि ईस्ट में जाएंगे तो प्लस होगा, वेस्ट में जाएंगे तो माइनस होगा। तो समझ लीजिए यहां से निकल कर आया कि 15 डिग्री ईस्ट जाने पे प्लस होता है। इसको और अगर सरल कर लें तो 7.5 डिग्री में ये मान लेंगे कि आधा घंटा, मतलब कि हाफ आवर प्लस माइनस होता है। अब आप लोकेशन चेक कीजिए भारत की, 0 डिग्री से 68 डिग्री 7 मिनट पर है, तो 15 चौको 60, तो 15 में 1 घंटा बढ़ता है, तो 60 डिग्री पे 4 घंटा प्लस होगा पूरब साइड। लेकिन अब यहाँ पर यहाँ से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमने अपनी मानक समय रेखा जो भारत ने मानी है, वो मानक समय रेखा हमने 82 डिग्री 30 मिनट मानी है। हमने कहा है कि भैया 82 डिग्री 30 मिनट से ही हमारा टाइम काउंट करो। क्या माना है हमने कि 82 डिग्री 30 मिनट से ही हमारा समय काउंट करो। तो 0 डिग्री पे यदि हम देखें तो 82 डिग्री 30 मिनट प्लस 5.5 घंटा आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा। 5 घंटे के लिए मतलब मैंने क्या बताया कि 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर है, तो 5 घंटा देख कितना होगा, 5 घंटा कितना होगा, 75 डिग्री। 5 घंटे के लिए 75 डिग्री, और इस 30 मिनट के लिए 7.5 डिग्री और ऐड होगा, 7.5 डिग्री और ऐड कर लीजिए, कितना आ गया, 82 डिग्री 30 मिनट। यही लाइन तो हमने क्या मानी है, मानक समय रेखा। 0 डिग्री से यदि 5.5 घंटा आगे जाएंगे तो 82 डिग्री 30 मिनट लाइन पे पहुंच जाएंगे। यहीं से भारत का समय क्या है, जोड़ा जाता है। तो ये इसी को 82 डिग्री 30 मिनट को ही हमने क्या माना है, हमने माना है अपनी भारत की मानक समय रेखा। इसी से हम अपना टाइम डिसाइड करते हैं। अब सेम वही प्रोसेस यहाँ होगा, इधर जाओगे तो 4 मिनट अगर आगे हो गए तो 1 डिग्री मतलब आगे हो गए, या ऐसा कह सकते हैं कि 1 डिग्री इधर आगे चले जाओगे तो 4 मिनट समय प्लस हो जाएगा। परंतु इतना कंफ्यूजन है इसमें कि भारत के लोग समझ नहीं सकते, इसीलिए हमने एक मानक समय रेखा रखी है कि कंफ्यूजन ना हो किसी को, सारी घड़ियां सेम चले। वरना यदि आप देखोगे तो विश्व के कई ऐसे देश हैं जो 11-11, 12-12 मानक समय रेखाएं रखते हैं। जैसे सबसे ज्यादा मानक समय रेखा यदि आप देखेंगे तो रसिया की है, 11 मानक समय उसने रेखाएं रखी हुई है, क्योंकि एजुकेशन बहुत हाई फाई होने के कारण वहाँ लोग ठीक तरीके से अपनी घड़ियां जो है सेट कर लेते हैं, जैसे मानक समय रेखा को पार करते हैं। यहाँ पर ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे यदि यहाँ पर भी देखा जाए तो 2 मानक समय रेखाएं रखी जा सकती हैं, क्योंकि भारत में इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक 2 घंटे का अंतराल आता है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 घंटे का अंतराल आता है, 2 घंटे आगे चलता है वो। परंतु इसीलिए हमने बीच से रेखा मान ली है कि दोनों को बैलेंस करके रखा जाए। तो यदि आपसे कोई पूछे कि 82 डिग्री 30 मिनट जो है क्या है, भारत की मानक समय रेखा है। और यदि ये पूछ लिया जाए कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो यूपी हो गया आपका, दूसरा एमपी हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा उड़ीसा हो गया, 5वां आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है। और यहीं पे यदि आप देखें तो 23.5 डिग्री जो है,
23.5 डिग्री क्या है, कर्क रेखा। ये अक्षांश की बात कर रहे हैं, वो देशांतर की बात कर रहे हैं। ये मान के चलिए, ये अक्षांश 23.5 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश है उसे कहते हैं कर्क रेखा। तो ये जो देशांतर है और कर्क रेखा, ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा निकलती है। और जो आपकी मानक समय रेखा है भारत की, वो 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर हमारा जो ये भारत एक सामान्य परिचय था, लगभग खत्म हो जाता है। और जब हम आगे की कक्षाओं पर बात करेंगे तो ये समझ लीजिए कि जब तक भूगोल चलेगी तो भारत एक परिचय ही चलेगा। ये तो मैंने साधारण आपके लिए एक समझदारी के लिए एक ये सेशन बना दिया है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। धन्यवाद। जय हिंद।